तो चलो शुरू करते हैं। बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ा भाई। सोचे स्टार्टिंग में कि लाइव कर लेंगे, मज़ा आएगा, नहीं हुआ, माइक प्रॉब्लम। दूसरा फिर सोचे कि चलो ईयरफोन वाला माइक से करते हैं, इससे भी नहीं हुआ। फिर तीसरा अब जा करके ये नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड करें, बाद में जाके अपलोड करेंगे इसको। और इसमें गजब लग रहा है, बाहर में कुत्ता भौंक रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या था कि देखो मेरा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम इस बार नीट 2024 में बैठ रहे होंगे, ये जो 5 मई का एग्ज़ाम है। तो सोचे रिवीजन करना है ही तो लिख लिख के रिवीजन किया जाए। और अगर हम जब एक बार लिखेंगे तो क्यों ना हम उसको रिकॉर्ड भी कर लें। अगर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हो सकता है कि किसी जगह पे हमको देखना पड़ जाए, या फिर कोई बंदा जिसको लग रहा है कि नहीं काश रिवीजन हो जाता। ऐसे हाँ यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़ा है, पर फिर भी चलो हम भी अपना देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना टॉपिक, जो कि है आपका फ्रिक्शन से। ठीक है, यहाँ पे वैसे बता दें फिजिक्स 2024 नीट के लिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो बात कर रहे होंगे, इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रिक्शन चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले ये याद कर लो कि फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन होता क्या है, जैसे कि तुम सड़क पे चलते होगे, तो चलने के वक्त तुम सड़क पे इसीलिए चल पा रहे हो क्योंकि रोड तुम्हारे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। मतलब क्या है, अगर मान लो ये तुम हो, ठीक है, और ये रहा एक रास्ता, तुम अपना पैर को आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन रोड क्योंकि उबड़ खाबड़ है, थोड़ा रफ सरफेस है, तो वो तुम्हारे चप्पल के साथ कांटेक्ट होकर के इंटरलॉक कर लेता है और वो तुमको पकड़ के रखता है, तब जा कर के तुम आगे बढ़ पाते हो। ज़रा तुम इमेजिन करने का कोशिश करो कि एक बहुत बड़ा बर्फ़ का ही जगह है जिसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं, और वहाँ जा कर के तुम चलने का कोशिश करो भाई चप्पल पहन करके, तो देखना तुम अक्सर फिसल जाओगे, क्योंकि तुम्हारा वहाँ चप्पल के बीच में और बर्फ़ के बीच में कोई इंटरलॉकिंग जैसा सरफेस नहीं मिलेगा जो एक दूसरे को पकड़ पाए। ठीक है, इसीलिए तुम देखना कोई भी चीज़ में अगर हम लोग चढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ग्रिप सोचते हैं। ग्रिप करता क्या है, जैसे मान लो एक सरफेस ये दिख रहा होगा तुमको और एक सरफेस ये, अगर दोनों प्लेन है तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सरकने लगेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हम लोग ग्रिप बना दें तो ये एक दूसरे को अटका के रख लेगा, और इस अटकाने की वजह से ये अगर आगे बढ़ेगा तो हो सकता है ये भी आगे बढ़ने लग जाए। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। इसी चीज़ को हम लोग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। चौक से तुम बोर्ड पे लिख पाते हो कि जस्ट बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में होते हैं काम फ्रिक्शन की वजह से हो पाते हैं। तो कुछ कुछ बातें जो याद रखना है। पहला बात, वाइट किए थे 1, चलो सही है, कि जो तुम्हारा फ्रिक्शन है वो लगेगा कहाँ पे, दो रफ सरफेस के बीच में लगेगा। पहला क्या बात याद रखना है, दो रफ सरफेस के बीच में एक्ट होगा। दूसरा बात यह याद रखना है कि इंटरलॉक हो जाता है, पहला सरफेस दूसरा सरफेस के साथ इंटरलॉक हो जाता है। तीसरा, ये हमेशा टेंजेंशियल होता है। ये हमेशा क्या होता है भाई साहब, टेंजेंशियल होता है। ये सब कुछ ऐसे स्टेटमेंट है या वर्ड है जो कि हो सकता है डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और हम लोग को फ्रिक्शन इसलिए भी चाहिए होता है क्योंकि हम लोग स्लिप को हेट करते हैं, या फिर हम लोग स्लिप को अवॉइड करना चाहते हैं, कि हम लोग स्लिप नहीं होना चाहते हैं। दैट्स वाई हम लोग को फ्रिक्शन चाहिए होगा। तो ये सब बात याद हो जाएगा। फ्रिक्शन कहाँ लगता है, दो सरफेस के बीच में। होता क्या है जब लगता है तो दोनों सरफेस एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाता है। और तीसरा, ये क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। टेंजेंशियल का मतलब पता है ना, जैसे मान लो ये एक तुम्हारा एक सर्कल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उसका टेंजेंट, इसको हम क्या बोलेंगे उसका टेंजेंट। बस वैसे ही अगर ये आपका एक सरफेस है, इसके ऊपर आप चल रहे हो, तो या तो इधर लग रहा होगा या तो इधर लग रहा होगा। टेंजेंट से कहने का मतलब उसका यही है। और फ्रिक्शन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं फ्रिक्शन स्लिप ना हो, स्लिप ना हो। फ्रिक्शन रहेगा तभी तो स्लिप नहीं होगा भाई साहब। अब जब फ्रिक्शन स्टार्ट कर ही चुके हैं तो हम लोग देख लेते हैं कितना टाइप्स का फ्रिक्शन होता है। तो दो टाइप का फ्रिक्शन होगा। पहला जो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। पहला है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन।
स्लाइड चेंज, थोड़ा स्पीड में लिख रहे होंगे हम। दोनों के बीच में कुछ स्टैटिक और काइनेटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि आप किसी भी पत्थर को, बहुत बड़ा पत्थर है, उसको आप धक्का दे रहे हो ताकि वो सरक के चला जाए आगे, लेकिन वो बहुत भारी होने के कारण वो सरक ही नहीं रहा है। सरक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसको सरफेस, धरती जहाँ पे वो रखा हुआ है वहाँ का सरफेस और उस बोल्डर या फिर उस पत्थर का सरफेस दोनों आपस में इंटरलॉक हो गया होगा। और जहाँ कहीं इंटरलॉक का बात आता है, इसका मतलब वहाँ पे हम फ्रिक्शन का बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है ना, लेकिन यह कुछ ऐसा फ्रिक्शन है जिसमें कि आपका ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं होने दे रहा है। तो मतलब जो फ्रिक्शन आपका मूव को रोके, टेंडेंसी क्या हो, स्लिप को रोके, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है। सेल्फ एडजस्टेबल से मतलब क्या है मेरा, सपोज करो कि एक बंदा आया इसको धक्का देने के लिए, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से लगाया कि 20 न्यूटन देते हैं घसक जाओ, लेकिन ये 20 न्यूटन का फोर्स से भी आगे नहीं घसका। इसका मतलब बेशक सा बात हो रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ही 20 न्यूटन का फोर्स लग जा रहा होगा, तभी ना एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये 20 जो अपोजिट साइंस में लग रहा है, ये एक्चुअल में स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब मान लो कोई बंदा बोल रहा है नहीं हम इसको सरकाना चाहते हैं, और इस बार उसने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, अगर उस बार भी नहीं घसका तो इसका मतलब अपोजिट साइड पे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अगर इसी तरह आप देखते जाओगे तो एक समय आता है कि ज़्यादा फोर्स लगाने पे वो सरकने लगता है, लेकिन क्योंकि 20 न्यूटन 40 न्यूटन इन सब पे सरक नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं उसी में अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है कि अगर आप 20 दे रहे हो तो हम भी आपको 20 से रोकेंगे, अगर आप 40 दे रहे हो तो हम भी 40 से रोकेंगे, अगर आप 60 दे रहे हो तो हम भी 60 से रोकेंगे। बट एट ए पॉइंट ये सरकना स्टार्ट हो जाता है। तो फिलहाल हम ये बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, तो यानी कि वो ऐसा नहीं बोल सकते, ये एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, और इसका एक लिमिट वैल्यू होता है कि उस लिमिट वैल्यू के बाद जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन सरकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक लिमिट वैल्यू होता है जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है, एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एट विच आपका स्लिप स्टार्ट्स, है ना। दूसरा, अब मान लो एक बार ये इसको बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहा है, ये स्लिप कर ही नहीं रहा है, तो उस समय इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक। लेकिन मान लो 60 न्यूटन इसका वो लिमिट है जिसके बाद आपका ये सरकना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 60 न्यूटन क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक बार 60 न्यूटन लग गया, एक बार 60 न्यूटन लग गया और ये थोड़ा सा सरक गया, तो अब आगे जाके रुकेगा थोड़ी तो, और अगर हम कम फोर्स भी देंगे तो ये सरकना स्टार्ट होते रहेगा, चलते रहेगा। और उस फ्रिक्शन को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं, और उस फ्रिक्शन को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन में आपको 3 बात याद रखना है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से वैसे तो स्लिप नहीं होगा, लेकिन हाँ आगे चल पाते हैं। ये सेल्फ एडजस्टेबल नहीं होता है, और इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। जिस प्रकार स्टैटिक फ्रिक्शन का फिक्स्ड वैल्यू नहीं था, वो एडजस्ट कर रहा था बारी बारी, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, अब देखो कुछ बातें जो कि आपका ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, और एफ एस से चलो हम लोग डिनोट कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और एफ एल इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एक है स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो तो भैया नहीं होगा, नहीं तो कोई भी आदमी घसका सकते हैं। जीरो से बड़ा और इक्वल भी हो सकता है, जीरो से बड़ा और इक्वल भी हो सकता है। जीरो से कम क्या ही होगा, -1 न्यूटन, ऐसा कोई सुना है क्या, नहीं ना। तो एक रिलेशन बताएं, एफ एस का मतलब समझ लो स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एल का मतलब समझ लो लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है, और इक्वल भी हो सकता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन आपका जीरो के इक्वल या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एल मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक टर्म आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू। म्यू क्या होता है, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, म्यू इंटू एन। ठीक है, और बेशक से बात है, अगर आप रिवीजन करने आ रहे हो इसका मतलब ये सब आपको आता ही होगा। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और म्यू को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एस का मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे मान लो ये रहा आपका लकड़ी का बॉक्स, ये रहा आपका लोहा का बॉक्स, ये आयरन का है और ये आपका लकड़ी का है। अब दोनों आपका अगर ज़मीन पे हम रखे हैं तो दोनों कहीं ना कहीं इंटरलॉकिंग किया होगा सरफेस के साथ, और दोनों को हमको
घसकाने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। हो सकता है लकड़ी को घसकाने के लिए कम लगे और आयरन का ब्लॉक को घसकाने के लिए ज़्यादा लगे। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंटरलॉकिंग इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप किस टाइप का मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उस मटेरियल को डिफाइन करने के लिए वो कौन सा टाइप का मटेरियल है, उसके लिए एक नया टर्म आ जाता है जिसको हम लोग म्यू का नाम देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ऑन डिफरेंट सब्सटेंस। अब हम अगर इस वाले बंदे का, जैसे मान लो ये रहा एक कोई भी रास्ता और इसके ऊपर हम रख दिए ब्लॉक। अब ये ब्लॉक का कुछ ना कुछ तो वजन रहा होगा। अगर वजन रहा होगा तो धरती माता इसको बोल रही होगी आ जाओ नीचे, mg फोर्स से क्या बोल रही होगी, आ जाओ नीचे mg फोर्स से। लेकिन ये धरती का जो ऊपर वाला सरफेस है, इतना ही फोर्स ऊपर लगा रहा हो जिसको हम लोग एन का नाम देंगे नॉर्मल फोर्स। अरे तुम सोचो ना, mg फोर्स लग रहा है लेकिन वो धरती के अंदर घुस भी तो नहीं रहा है ना, इसका मतलब ज़रूर सरफेस के ऊपर से फोर्स लग रहा होगा। तो हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं, एन इक्वल टू एम जी, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम, एन इक्वल टू एम जी। अब देखो एक बात यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या देखना है तुमको, हम पूछ रहे हैं क्या ये बॉक्स आगे सरक रहा है, पीछे सरक रहा है, कहीं नहीं सरक रहा है। अगर सरक नहीं रहा है तो इसके ऊपर लगेगा एक फ्रिक्शन जिसको बोलेंगे एफ एल, स्टैटिक सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है फिलहाल यहाँ पे, एफ एस लिखो, एफ एस इज इक्वल टू, अब मान लो ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा तो इसका म्यू तो कुछ डिफाइन रहा होगा ना, तो हम यहाँ पे म्यू लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, म्यू। फार्मूला देखो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एन। वो तो इत्तेफाक से यहाँ पे देख लो एन जो है वो एम जी के बराबर है, तो म्यू एम जी इस वाले वैल्यू या फिर इसमें जितना भी फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसका पता हमको चल गया। इसी तरह हम बाकी सारा का भी लिख सकते हैं, जैसे कि समझ लो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है तो बोलो म्यू इंटू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है तो बोलो म्यू इंटू एस इंटू एन। अब जैसे तुमको काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है तो म्यू इंटू के इंटू एन। सब में सब चीज़ वही कॉमन है, बस समझ लो ये के है तो यहाँ पे म्यू को के से डिनोट कर दें। काइनेटिक फ्रिक्शन अलग हो सकता है, ठीक है, उसका म्यू अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन में कभी कभी सेम भी दे देता है, ठीक है। एक बात और याद रखना है कि म्यू के का जो वैल्यू होगा वो हमेशा म्यू एस से छोटा ही होगा। म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस मतलब अगर म्यू एस का वैल्यू 0.7 है तो म्यू के का वैल्यू इससे कम ही हो सकता है। मान लो जैसे 0.5 हो गया, 0.4 हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पर भी, जैसे कि तुम्हारे घर पे ही रखा हुआ है, मान लो कि एक टेबल पे फ़ोन रखा हुआ है, और अगर आप उसको घसकाना चाहते हैं तो आपको एक फोर्स, एक फ्रिक्शन फोर्स को पास करना पड़ेगा जो कि है आपका लिमिटिंग फोर्स, ठीक है। अब आपसे पहला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन जो कि हम नहीं लिख रहे होंगे आपको सुनना है उसको, ठीक है, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा ना। तो पहला सवाल ये है आपके सामने कि इनमें 4 ऑप्शन है और बोलते हैं इनमें से कौन सा सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। जैसे ही सेल्फ एडजस्टेबल का बात आया तो समझ लो स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या याद रखना है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसे भी याद रख सकते हैं, एस से स्टैटिक फ्रिक्शन और एस से सेल्फ एडजस्टेबल, या ठीक है। अब चलो आगे। दूसरा, इनमें से कौन सा बात सही है, इनमें से कौन सा बात सही है। एफ एस जो होगा वो बड़ा होगा एफ के जो होगा वो बड़ा होगा एफ एस के, या फिर ऑप्शन सी म्यू के बड़ा होगा म्यू एस के, और एफ एल जो होगा वो बड़ा होगा एफ के। तो पहले तो हम यहाँ पे बोले कि हमेशा जब कभी भी बड़ा होगा तो म्यू एस बड़ा होगा, तो ये तो हमको पहले ही गलत लग गया, ठीक है। ऑप्शन सी तो हमको ऐसे ही गलत लग रहा है। अब इन वाले और इन वाले में देख करके हमको क्या पता चल रहा है, एक में म्यू के बड़ा दिखा रहा है, एक में म्यू एस बड़ा दिखा रहा है। म्यू एस तो सेल्फ एडजस्टेबल रहता है, तो हो सकता है 20 न्यूटन हो, कभी 60 न्यूटन हो, तो इसका फिक्स वैल्यू नहीं है, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो ये कंपेयर करने वाला बात ही नहीं हुआ। अब बात आता है ये, वैसे आंसर यही हो जाएगा, सारा छट गया तो, लेकिन आंसर होगा कैसे वो करके दिखाते हैं। मान लो म्यू के और म्यू एस के बीच में क्या रिलेशन है, बड़ा कौन होता है ये, बड़ा कौन होता है ये। अब दोनों साइड अगर हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तभी तो बराबर ही होगा ना। अब बताओ म्यू एस इंटू एन किसके बराबर होता है, एफ एल के, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किसके बराबर होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन का, ठीक। चल आगे देखते हैं। अब देखो कैसे हम तुमको तो 3 तरह का फ्रिक्शन बताएं। पहला स्टैटिक्स, जब मूव नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर स्लिप होने वाला है जस्ट
तो उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। और अगर स्लिप हो गया और चल रहा है मस्ती से तो उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जैसे एक सवाल तुम्हारे सामने हम लेकर के आते हैं, मान लो ये रहा, इसके ऊपर एक बॉक्स रख देते हैं और इस बॉक्स का वज़न है तुम्हारा 10 kg, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं एफ नाम का, और ये बंदा फ़िलहाल अभी रेस्ट में। यहाँ पे आप देखो म्यू एस का वैल्यू बता रहे हैं 0.6 और हम देखो बता रहे हैं म्यू के का वैल्यू जो कि है 0.4, ठीक है। दो वैल्यू बता दी। अब हम यहाँ पे ये जो एफ है ये हम फोर्स 3 तरह का लगा रहे हैं। एक बार हम लगाए इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स, दूसरा बार लगाए हम कि 45 न्यूटन का फोर्स, तीसरा बार जो है हम लगा रहे हैं फोर्स 59.99, ठीक है, इतना कुछ फोर्स लगाए। और चौथा बोले चलो अब बढ़ा दिया जाए 70 न्यूटन का फोर्स ले आओ। अब तुमको ये बताना है कि देखो फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वो घसकना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज होता है। अगर वेलोसिटी चेंज होता है इसका मतलब हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा कि नहीं। तो हमको ये चारों केस में आपको एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है? चारों केस में एक्सेलरेशन बताना है और फ्रिक्शन का वैल्यू बताना है, और फ्रिक्शन का वैल्यू बताना है। एक करके दिखाते हैं, बाकी सोचना, बाकी हम सारा ही तो करेंगे तुम्हारे सामने। देखो सबसे पहले हम ये सोचते हैं ये बॉक्स रुका हुआ होगा, चल रहा होगा या चलने वाला होगा। इसके लिए एक काम करो, लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका देखो। क्या देखो इसका? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ठीक है। म्यू एस का वैल्यू आपको 0.6 दे दिया। एन क्या होता है? एन मतलब ये नॉर्मल फोर्स जो कि इसके ऊपर लगेगा, वो कितना लगेगा? 10 एम जी के बराबर, सॉरी एम जी के बराबर मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर। तो 10 इंटू 10, जी का वैल्यू तो 10 ही होता है ना, 100। इसको अगर आप एन की जगह पर 100 सपोज कर लो तो क्या हो जाएगा? ये 10 खत्म 60। इट मीन्स अगर आप इसको 60 न्यूटन देते हो फोर्स तब जाकर ये मूव कर रहा होगा, उससे पहले मूव नहीं करेगा। और आप पहला केस में क्या दे रहे हो? 20 न्यूटन का फोर्स, वो पागल थोड़ी ना मूव करेगा। इसका मतलब जब मूव नहीं करता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, जितना आप लगा रहे हो उतना ही उधर से उल्टा साइड से लगा लेता है, ठीक है। अब क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है भाई साहब तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली इसके केस में भी क्योंकि हमको एक लिमिट वैल्यू पता चल चुका है कि 60 से पहले नइखे मूव करी हो 10 kg वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ए का भी वैल्यू 0 और यहाँ पे फ्रिक्शन का जो भी वैल्यू है वो है 45। 59 पॉइंट आप कुछ भी लिख लो ना भाई साहब, 60 से अगर आपका 0.1% भी कम होगा या 0.1 भी कम होगा तो कुछ भी काम नहीं होने वाला है। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 0 और यहाँ पे आपका फ्रिक्शन फोर्स जो होगा 59.99, ठीक है। अब देखो आगे तीसरा वाला का बात कर लेते हैं। 70 न्यूटन वाला फोर्स में लगाते हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छा क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो इधर से आपको फोर्स कितना लगा रहे हो? 70 न्यूटन। इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है? 60 का। इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है भाई साहब? 60 का। क्या ये मूव करेगा? हाँ बिल्कुल। अगर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अगर ये मूव कर रहा है तो इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अगर ये मूव करने लगेगा क्योंकि हमको पता है लिमिटिंग वैल्यू 60 और हम लगा रहे हैं 70, तो श्योर है शॉर्ट यहाँ पे मूव कर रहा होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। और म्यू के का वैल्यू देख लो पीछे पलटा करके, म्यू के का वैल्यू कितना दिया हुआ है? म्यू के का वैल्यू दिया है 0.4, ठीक है। म्यू के का वैल्यू दिया है 0.4 और एन का वैल्यू दिया हुआ है 100। कहने का मतलब है ये पॉइंट यहाँ से ख़त्म 40, कितना न्यूटन आ जाएगा? 40 न्यूटन। इट मीन्स ये बंदा इसको इधर धक्का दे रहा है 70 न्यूटन का, लेकिन फ्रिक्शन तो उसको रोकता है ना। फ्रिक्शन तो बोलेगा नहीं मैं तेरे को जाने नहीं देगा, मैं तेरे को जाने नहीं देगा। तो उसके अपोजिट सेंस में ये फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन? 40 न्यूटन का। कितना? 40 न्यूटन का। कहने का मतलब है अगर ये रहा ऑब्जेक्ट इधर पे जा रहा है 70 न्यूटन और इसके अपोजिट सेंस में लग रहा है 40 न्यूटन, ओवरऑल लगा कितना भाई साहब? सोचो ना, एफ नेट अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 70 माइनस 40 इट मीन्स 30। अगर 30 का फोर्स लगा है, ठीक है, कितना का फोर्स लग रहा है? 30। तो पहले तो फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया 30। अब दूसरा पूछता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। अब फोर्स का वैल्यू 30 है और मास इस ऑब्जेक्ट का 10 है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि पॉजिटिव है तो इस साइड पे मूव करेगा। बहुत गंदा लिख रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लो आगे। अब देखो कुछ ऐसा सीन है, अब आपके ऊपर ये सॉरी इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट है,
जैसे मान लो कोई ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके ऊपर इधर पे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन F, इसके ऊपर पे फोर्स लग रहा है नॉर्मल, ठीक है, और हम लगा रहा हूँ इधर। कहने का मतलब है अगर हम इधर लगाएंगे तो उसके अपोजिट साइड में फ्रिक्शन लगेगा। अब कोई भी हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है, काइनेटिक हो सकता है, और ऊपर में नॉर्मल। हम पूछते हैं टोटल नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आप बोलोगे अंडर रूट ये वाला N1 का स्क्वायर प्लस लिमिटिंग F का स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे जनरली ज़रूरी नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन देखोगे अपने आप आपको आता जाएगा, ठीक है, अपने आप आपको आता जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन मज़ेदार है, बनाइएगा क्या। ए ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव, फाइंड म्यू एस, ठीक है। अब बोल रहा है ब्लॉक एक मूव करने वाला है। चलो जो चित्र है आपके सामने चित्र रख देते हैं। 5 kg का ब्लॉक है, इस साइड पे आपका FL नाम का फोर्स लग रहा है, ऊपर हम इसको 30 डिग्री के ऊपर पे हम बोल रहे 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और ये बंदा फ़िलहाल अभी है रेस्ट में। और इसमें हम तुमसे पूछ रहे हैं पहले बताओ म्यू एस कितना होगा, म्यू एस कितना होगा, और ये मूव करने वाला है बताओ। क्योंकि यार ये अभी रेस्ट में है, तो आप एक काम करो इसका कंपोनेंट ले लो ना। ये 40 न्यूटन है, इस साइड पे क्या हो जाएगा 40 कॉस, कॉस तो इधर वाला में लगेगा, 40 साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2, मतलब इस साइड पे लगेगा 20 न्यूटन का फोर्स, और इस साइड पे लगेगा 4 कॉस 30, 4 कॉस 30 हो जाएगा √3/2 मतलब 20√3। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं ये ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नीचे कितना लगता है mg, नीचे कितना लगता है mg, mg कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, mg कितना लग जाएगा यहाँ पे 5 × 10 50। ऊपर में एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, ये तो हम इधर पे फोर्स लगा रहे थे, तो ऑब्जेक्ट भी तो कुछ बोल रहा होगा ऊपर लगेंगे। कहने का मतलब अगर यहाँ पे इक्वेशन बोले N1 और 20 मिल करके 50 के बराबर है, तो N1 किसके बराबर हो जाएगा 30 के बराबर होगा, ठीक है। N1 किसके बराबर हो जाएगा 30 के बराबर हो जाएगा। और इस साइड पे देखो एक्स एक्सिस के साइड पे भी तो फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए ना। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू आपका 20√3, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू 20√3, ठीक है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू 20√3। अब देखो आप एन का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हो, एक काम करो म्यू एस लिख करके एन का 30 वैल्यू लिखो और लिख दो 20√3, यहाँ से 0 यहाँ से 0 खत्म, म्यू एस इज इक्वल टू 2√3/3। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ गया आपका किसका भाई, ये वैल्यू किसका आ गया भाई, ओ भाई जिसका निकालने बोला था म्यू का, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, अगर आप और इसको इरेशनल में देखना चाहते हो तो 2/√3 भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, बोलिए सर ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आगे देखते हैं आगे। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनना, सुने गौर से दुनिया वालों। एक कार है जो कि मूव कर रहा है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड में भी नॉट स्पीड से। मान लो मैं तुम्हारे लिए एक चित्र बना दूँ, देख रहे हो मैं हूँ निंजा कावासाकी, ये रहा, किस स्पीड से भागे जा रहा है भाई जी भी नॉट स्पीड से, किस स्पीड से भागे जा रहे हैं भी नॉट स्पीड से, और इसका टायर रोड के संपर्क में आता है, तो रोड इसके ऊपर कुछ ना कुछ पीछे की तरफ धक्का लगाएगा, एक म्यू नाम का कोफिशिएंट है। तो पूछ रहा है कम से कम कार कितना दूर चलेगा, कम से कम कार कितना दूर चलेगा। मान लो कम से कम यहाँ से स्टार्ट किया है डी तक चल गया, कितना चल गया डी, यही डी के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपको एक बात पता है, क्या नहीं पता है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है, थर्ड इक्वेशन है ना मोशन का। क्योंकि एक गाड़ी चल चल के आगे रुक जाएगा, क्योंकि अब देखो रोड और गाड़ी संपर्क में आएगा, रोड का चक्का और रोड का चक्का क्या बोल रहे हैं अभी, गाड़ी का चक्का और रोड जब आपस में कांटेक्ट में आएगा तो उन दोनों के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, और कहीं ना कहीं उसको रोकने का कोशिश कर रहा होगा रोड, तो कुछ देर के बाद रुक भी जाएगा। तो यहाँ पे देखो फाइनल स्पीड क्या हो जाने वाला है 0, फाइनल स्पीड क्या होने जाने है 0। हम ऐसा बोल सकते हैं u² इज इक्वल टू 2as, वो भी नेगेटिव में। फिलहाल हमको यहाँ पे ये डिस्टेंस निकालना है, तो हम बोल सकते हैं s इज इक्वल टू माइनस में u² बाई 2a, ठीक है।
अब क्योंकि अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस नेगेटिव में होगा, अच्छा लगता है नहीं ना लगेगा। तो एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a भी बोल सकते हो, ये याद रख सकते हो फॉर्मूला। यू स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो आप बोलो वी नॉट का स्क्वायर 2 इंटू, अब बात तो यहीं आके अटक जाता है ना, एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा कितना, एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा कितना। अब एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे ये सोचो कि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा था, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, फोर्स बाय मास कर देंगे, फोर्स बाय मास कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्योंकि गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी के पीछे में लग रहा होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है उसको काइनेटिक बोलते हैं। पीछे की तरफ लग रहा होगा एफ काइनेटिक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इंटू एन। एफ के इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन के जगह पे आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि धरती बुला रहा होगा कार को, आओ एम मस का, कार को बोल रहा होगा जी आ जाओ मेरे पास आ जाओ, तो एम जी करके नीचे लग रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, वैसे हमको म्यू का वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमको ए का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये जितना भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा इसको आप टोटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम इंटू ए, इसके इक्वल कर दोगे तो यहाँ से एम और एम खत्म हो जाएगा और ए का वैल्यू हो जाएगा म्यू जी, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा म्यू जी, और इसी का हमको दरकार था। तो कहने का मतलब है वी नॉट का स्क्वायर 2 इंटू हमको म्यू जी लिखना पड़ेगा, म्यू जी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस जो है वो आ जाता है वी नॉट का स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट म्यू जी। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। सोचे थे रे पूरा लेक्चर कंप्लीट कर देंगे, हिम्मत नहीं हो रहा है, नींद। चलो वैसे इतना ही अपलोड कर रहे हैं, अगर लेक्चर पसंद आता है तो कमेंट लिख देना, ताकि हमको लगेगा कि कोई बंदा तो देख रहा है क्या सोच के स्टार्ट कर रहे थे। फ़िलहाल हम अभी पढ़ेंगे अपना, ठीक है, खुद से पढ़ लेंगे क्योंकि बोलने में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है और नींद भी लग रहा है, मच्छर भी काट रहा है, पंखा नहीं चालू कर सकते, पंखा चालू करेंगे तो घर घर करके आवाज़ आएगा। तो सपोज कर लो कि दिस वाज द ट्रायल वीडियो, हो सकता है अगर कल जोश में रहे तो कल पूरा रात भर रिकॉर्ड कर ले, कुछ भी हो सकता है।